अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम हांडा का प्रेपरेशन सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम दो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हांडा का एसी फंडामेंटल्स। इसमें हम जो है वो एसी साइन वेव के हवाले से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर के बारे में, पीक फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको पता है कि जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है वो साइन वेव की फॉर्म में होता है, और इसी की हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ये जनरल इक्वेशन गिवन है, E इज़ इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता है एनटीएस में कि E इज़ इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब वो क्या करता है, E इज़ इक्वल टू यहाँ पे वो डैश खाली जगह कर देता है, साइन ओमेगा टी लिख देता है, और यहाँ पे वो ऑप्शन में आरएमएस वैल्यू भी दे देता है और मैक्सिमम वैल्यू भी दे देता है। अब स्टूडेंट, क्योंकि हम आम तौर पे जो है वो जब भी एसी का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आरएमएस वैल्यू आती है, तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो आरएमएस वैल्यू पे टिक करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं साइन वेव की, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। बाकी नेक्स्ट है ओमेगा की 2 पाई एफ होता है इसका फार्मूला, और अगर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करें तो 2 पाई/टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, या टाइम का रेसिप्रोकल लें तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ जाता है कि ये जो जनरल इक्वेशन होती है इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, आरएमएस वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है ये द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल इज़ 0.636 टाइम्स आर 63.6% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ इक्वल टू 0.636। जब भी हम पीक वैल्यू से मीन वैल्यू निकालेंगे एसी वेव की, तो उसको 0.636 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो हम उसको 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखना है, पीक में आरएमएस वैल्यू में और मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू में, आपने दोनों में ये डिफरेंस रखना है। अक्सर क्या करते हैं कि वो मीन वैल्यू एमसीक्यूज़ में आता है तो वो जल्दी में आरएमएस वैल्यू समझ के 707 वाला एमसी जो आंसर है वो टिक कर देते हैं। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है, ये एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाता है। वो आरएमएस पूछेगा तो 707 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मीन या एवरेज वैल्यू पूछेगा तो आपने उसको 0.636 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। अब ये आरएमएस वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू वैसे भी बोलते हैं। इज़ डिफाइंड एज दैट मच डीसी वोल्टेज विच वुड प्रोड्यूस सेम हीट इन अ रजिस्टर इन द सेम टाइम एज डन बाय द एसी वोल्टेज इन वन साइकिल। ये एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे हम आम तौर पे एसी का जब भी जिक्र करते हैं तो हम आरएमएस वैल्यू ही क्यों क्यों डिफ़ाइन उसकी करते हैं, ये याद रखिएगा कि आरएमएस वैल्यू डिफ़ाइन ही इसलिए की गई थी कि इसका जब भी हम एसी का कंपैरिजन डीसी से कर सकें, तो जब हम एसी का कंपैरिजन डीसी से करते हैं तो हम उसमें आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि 100 आरएमएस वोल्टेज जो है एसी के 100 वोल्ट डीसी के इक्वल होते हैं। ठीक है, 100 आरएमएस एसी के वोल्टेज जितना काम करते हैं उतने ही 100 वोल्ट डीसी के काम करते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो एसी की पीक वैल्यू के 100 वोल्ट लेंगे तो वो डीसी के 100 वोल्ट के इक्वल नहीं होंगे, वो फिर ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, ये इसलिए हम जो है वो आरएमएस वैल्यू एसी वेव की जिक्र जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर फार्मूला भी है कि अगर आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो आप पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू यूज़ करने का जो है वो फ़ायदा हमें ये होता है। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। अक्सर वो फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, पीक फैक्टर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो ये अपने फार्मूले भी अपने याद रखने और इनकी वैल्यूज़ भी जहाँ तक हो सके वो आपने
याद रखनी है। तो ये देखते हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू है, मैं इसको क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट से इसका आरएमएस वैल्यू सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, जो है वो आपकी स्क्वायर वेव की, ठीक है। स्क्वायर वेव की आरएमएस वैल्यू 1 है, बाकी सब की 1 से कम है। इस तरह जो मीन वैल्यू है वो भी सबसे ज़्यादा किसकी है, स्क्वायर वेव की। फॉर्म फैक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, 1.57 हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का। और फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर जो अब सबसे ज़्यादा किसका है, पीक फैक्टर ट्रायंगुलर वेव का सबसे ज़्यादा है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द पीक फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू या मीन वैल्यू। ये दोनों फार्मूले भी आपने याद रखने हैं और इनकी वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। उसके बाद रियल पावर क्या होती है, इन एसी सर्किट रिएक्टेंस इंडक्टिव कैपेसिटेंस इज वेरिएबली प्रेजेंट रिजल्टिंग इन फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वोल्टेज में हैव हाई वैल्यू व्हेन द करंट इज नियर जीरो और वाइस वर्सा। हेंस रियल पावर इज लेस देन द अपेरेंट पावर एंड गिवन बाय, जो रियल पावर होती है वो अपेरेंट पावर को उसके पावर फैक्टर से कॉज फाई से जब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रियल पावर आ जाती है, ठीक है। अगर जस्ट हम पावर निकालें वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट से तो वो अपेरेंट पावर होती है, वो रियल पावर नहीं होती। जब भी हमारे पास पावर फैक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा तो वो हमारी जो पावर होगी वो रियल पावर होगी। रिएक्टिव पावर कब होती है, अगर हम अपेरेंट पावर को साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिएक्टिव पावर का जो कंपोनेंट है वो आ जाता है। रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो वार होता है, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। और रियल पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है, और अपेरेंट पावर का यूनिट वीए होता है। ये तीनों आपने याद रखने, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ये रेशो भी होती है, रेशो पावर फैक्टर इज़ अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस। पावर फैक्टर इज़ अ रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर। ये जो सी ऑप्शन में है ये बार बार एमसीक्यूज में आता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ रियल पावर ओवर अपेरेंट पावर। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कैन बी नेवर बी मोर देन यूनिटी, क्योंकि यूनिटी से ज़्यादा नहीं होती। व्हेन पावर फैक्टर इज लैगिंग करंट लैग्स द वोल्टेज विच इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। When power factor is leading current lead the voltage which occur in capacitive circuit. Sometimes power factor is expressed as percentage, then the 0.8 lagging power factor can be expressed as 80% lagging power factor। अब ये देख जो ऑप्शन सी में है ये मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि व्हेन पावर फैक्टर इज लीडिंग करंट लीड द वोल्टेज विच अकर इन कैपेसिटिव सर्किट। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कैपेसिटिव लोड हमारे सिस्टम में कौन कौन से कैपेसिटिव लोड हैं। जैसे इंडक्टिव हैं, ये इंडक्टिव तो पता है हमें कि मोटर जो है वो इंडक्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड का भी पता है कि जैसे आपकी जो इस्त्री होती है ये रेजिस्टिव लोड है। तो आपने ये कमेंट में बताना है कि कैपेसिटिव लोड कौन कौन से होते हैं। इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सर्टन पावर द लो पावर फैक्टर टोटल करंट मस्ट बी इंक्रीज्ड रिजल्टिंग द इंक्रीज इन रेजिस्टिव लॉसेज, सो द एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। द लो पावर फैक्टर लिमिट द आउटपुट ऑफ बोथ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द हाई करंट रन आउट द जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर रिजल्टिंग द टेम्परेचर राइज। जब भी पावर फैक्टर जो है वो कम होता है तो आपका जो सिस्टम में जो करंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे जो हम काम एक्चुअल पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं वो कम होती है। तो इस वजह से आपका जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है इससे। लो पावर फैक्टर काज ग्रेटर फॉल इन टर्मिनल वोल्टेज भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। हैंस द मेक द वोल्टेज रेगुलेशन ग्रेटर दैन द यूनिटी। तो ये तीन जो है पावर फैक्टर कम होने के लॉसेज हैं हमारे पास। ये है अगर आपके पास जो है वो रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यूज़ हो, ओमेगा स्क्वायर हो, तो कॉज फाई निकालने का तरीक़ाकार है। एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एडवांटेज एसी के जो है वो डीसी के ऊपर क्या है, द जनरेशन ऑफ एसी इज़ फाउंड टू बी इकोनॉमिकल दैन दैट ऑफ डीसी, क्योंकि हम एसी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, डीसी हाई वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते। द टर्मिनल वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से एसी को, डीसी को नहीं कर सकते। द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग अ चोक कॉइल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट
वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको जो है वो रेगुलेट भी इजीली कर सकते हैं। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर है, इस तरह के ट्रांसफार्मर, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगा के हम इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। एसी को डीसी को नहीं कर सकते। डीसी को रेगुलेट करना है तो उसके लिए हमें बक बूस्ट कन्वर्टर लगाने पड़ेगा, उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। The alternating voltage can be transmitted to distant places with only very small losses in a power system. आपको पता है कि हम जब एसी को बहुत ज़्यादा स्टेप अप कर देते हैं तो उसके जो है वो करंट डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाते हैं। फर्दर एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर। इसको हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है बजाय इसके कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। एसी का डिसएडवांटेज क्या है? एसी सप्लाई इज़ मोर सोइडिकल एंड डेंजरस दैन डीसी इन टर्म ऑफ शॉक रिसीव्ड ड्यू टू देम। हाँ, ये कह सकते हैं कि लेकिन ज़्यादा डेंजरस वैसे डीसी होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि एसी तो चलो फिर भी जब इसकी जो वेव है वो ज़ीरो पे होती है तो अक्सर जो है वो आदमी बच जाता है, लेकिन डीसी तो अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है तो डीसी ज़्यादा वैसे शॉक डीसी का ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये हांडा वाला को पता नहीं क्या हो गया है। मे भी आप अपनी भी राय दे सकते हैं कमेंट में कि एसी ज़्यादा शॉक ख़तरनाक है या डीसी का। द अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज फ्लो ऑन द आउटर लेयर ऑफ द वायर, इट इज़ कॉल्ड स्किन इफेक्ट। हाँ, स्किन इफेक्ट का मसला आता है एसी में, लेकिन डीसी में इस तरह का मसला नहीं होता। द अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो टाइपिंग। हाँ, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें जो है वो डीसी इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल नहीं करते। चलें इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ये फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन है। फॉर्म फैक्टर इज अ रेफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ ये आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 90, द पावर तो पावर ज़ीरो होगी क्योंकि आपको पता है कॉज 90 ज़ीरो होता है। जब ज़ीरो को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नंबर 3 है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ एसी वेव फॉर्म इज़ 1.11। ये फॉर्म फैक्टर जो एसी वेव की जो उसकी वैल्यू है 1.11 होती है। एमसीक्यू नंबर 4 है, एक E1 वेव है और एक E2 है। E2 जो है वो लैग कर रही है माइनस थीटा से, तो इसका मतलब है E1 लीड E2 बाय थीटा। एमसीक्यू नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाते हैं एनटीएस में। टू साइनोसॉइडल क्वांटिटीज आर सेड टू बी फेज क्वाड्रेचर व्हेन देयर फेज डिफरेंस इज 90। देन एमसीक्यूज नंबर 11 है, द मीन वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकालते हैं ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू 0.636 के इक्वल होती है, तो इसको हम 2I0/पाई से डिनोट करते हैं। देन एमसीक्यू नंबर 17 है, नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव अकर एट, ये 180 डिग्री पे अकर करता है। एमसीक्यू नंबर 100 है, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल 200 वोल्ट पीक टू पीक वेव इज़, ये 200 वोल्ट पीक टू पीक वैल्यू है। इसको पहले पीक में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा। 100 वोल्ट क्या है इसकी पीक वैल्यू को जो है वो 1/2 अंडर रूट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आरएमएस वैल्यू आएगी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, सी करेक्ट आंसर नहीं है। 19 नंबर एमसीक्यूज है, पॉजिटिव मैक्सिमम ऑफ साइन वेव अकर एट 90 डिग्री पे अकर करता है। देन एमसीक्यू नंबर 21, ये जो 5 एमसीक्यूज है ना आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाते हैं एनटीएस में। फॉर द एमसीक्यूज नंबर 21 है, फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वेव फॉर्म विल हैव लीस्ट आरएमएस वैल्यू, तो ये ट्रायंगुलर वेव की है। 22 है, फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वेव विल हैव हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू, तो ये स्क्वायर वेव की आरएमएस वैल्यू हाईएस्ट होती है। एमसीक्यूज नंबर 23 है, विच वेव विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, तो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है। 24 है, विच वेव विल हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, तो ये स्क्वायर वेव की वैल्यू लीस्ट होती है। हाईएस्ट किसकी होती है, ये बहुत दफ़ा आता है हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की। 25 है, विच फॉलोइंग वेव है फॉर्म फैक्टर 1, तो ये स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। 26 है, इफ़ 1 साइकिल ऑफ एसी वेव फॉर्म अकर एवरी मिली सेकेंड, तो आपको पता है कि उस टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो मिली सेकेंड को जब 1/10⁻³ करेंगे तो ये 1000 हर्ट्ज़ के इक्वल आ जाएगा।
27 नंबर MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड, तो 1 हर्ट्ज़ का पीरियड लॉन्गेस्ट होगा। 28 है RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज़ सेम इन केस ऑफ स्क्वायर वेव में जो RMS वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों 1 सेम होती हैं, ये याद रखना है आपने। 30 नंबर MCQ द वेव फॉर्म मोर पीकी देन साइन वेव द फॉर्म फैक्टर विल बी, तो आपको पता है जो फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो जब आपकी पीक ज़्यादा होगी तो आपके फॉर्म फैक्टर भी ज़्यादा होगा, तो मोर देन 1.1 होगा आपका फॉर्म फैक्टर। 31 नंबर MCQs है फॉर ट्रायंगुलर वेव द फॉर्म फैक्टर इज़, ये 1.15 होता है। 32 नंबर MCQs है फॉर द स्क्वायर वेव द फॉर्म फैक्टर इज़, स्क्वायर वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1 होता है। देन MCQs नंबर 40 है द पीक फैक्टर ऑफ वेव, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पीक फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू। MCQ नंबर 45 है व्हेन द सोल पर्पस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ टू प्रोड्यूस हीट द सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर इज़ बेस्ड ऑन RMS वैल्यू ऑफ करंट। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि हीट का हम कंपैरिजन करते हैं DC के साथ, तो जब भी DC के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 100 वोल्ट RMS वैल्यू जो हीट प्रोड्यूस करेगा वही 100 वोल्ट DC प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब भी हम इंसुलेशन डिज़ाइन करते हैं तो वो पीक करंट से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंसुलेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पीक वोल्टेज का पड़ेगा, RMS वोल्टेज का नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीक वैल्यू RMS से ज़्यादा होती है। तो जब भी इंसुलेशन डिज़ाइन करते हैं उस वक्त हम पीक वैल्यू कंसिडर करते हैं, या कोई जब हमने हीटिंग के हवाले से कोई प्रोसेस डिज़ाइन करना है तो उस वक्त हम RMS वैल्यू कंसिडर करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये बहुत दफ़ा MCQs आ जाता है, तो अक्सर जो है वो इंसुलेशन के लिए भी RMS वैल्यू लिख देते हैं। तो इंसुलेशन डिज़ाइन जब करनी है वो पीक वैल्यू से, और हीट के लिए हम RMS वैल्यू डिसाइड करते हैं। RMS वैल्यू क्यों, क्योंकि हीट का हम कंपेरिजन DC से करते हैं। 46 नंबर MCQ है RMS वैल्यू ऑफ AC, तो ये हम 2 इंटू RMS वैल्यू है I0, मतलब पी करंट इज इक्वल टू 2 RMS वैल्यू है। 47 है द फॉर्म फैक्टर ऑफ DC सप्लाई, ये यूनिटी होता है। MCQ नंबर 48 है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ NE क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग टू RMS वैल्यू ऑफ क्वांटिटी Y इज इक्वल टू Y मैक्स साइन ओमेगा T, तो ये 45 डिग्री होता है। व्हाट इज़ द एंगल इन NE क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग टू एवरेज वैल्यू ऑफ क्वांटिटी Y इज इक्वल टू, ऊपर था उसका एंगल RMS वैल्यू का, नीचे एवरेज वैल्यू का है, तो ये 0.69 रेडियन होता है। देन MCQ नंबर है 77 टू साइनोसाइडल क्वांटिटीज आर सेड टू बी फेज क्वाड्रेचर व्हेन देयर फेज डिफरेंस इज 90। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ इनकरेक्ट, पावर फैक्टर के हवाले से जो है वो D ऑप्शन इनकरेक्ट है। 79 है कैपेसिटर्स फॉर पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ, ये किलोवार। ये आपने जब भी कोई किसी ने अगर कोई फैक्ट्री वगैरह विज़िट की हो तो वहाँ पे अगर आपने कैपेसिटर बैंक देखा हो तो वहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं वो 50 वार के होता है, कोई 20 वार का होता है, तो 100 वार का, तो उनकी जो रेटिंग होती है वो फैराडे में नहीं होती। फैराडे में जो छोटे कैपेसिटर हम सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं तो उनकी होती है। जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए तो उनकी जो वैल्यू होती है वो किलो वार में होती है, ये आपने याद रखना है। MCQ नंबर 80 है कि पुअर पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिडक्शन इन पावर लॉस, ये ऑप्शन C है। 81 है कि पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर टू इट, ये कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन इसका B करेक्ट है। 82 है फॉर द सेम लोड इफ़ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ रिड्यूस्ड इट विल ड्रा मोर करंट, अगर पावर फैक्टर कम हो जाएगा यूनिटी से तो आपका जो लोड है वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। 84 है द इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, लुमिनस इफेक्ट होता है। अप्लाइड वर्किंग ऑन विच इफेक्ट कैन बी यूज ऑन AC एज वेल DC, AC और DC में हीटिंग और लुमिनस होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा। मैग्नेटिक जो है वो AC में तो होगा लेकिन DC में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन जो C में हीटिंग और लुमिनस 2 आएगा। MCQ नंबर 86 है द इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और थर्मल भी होता है, लुमिनस होता है, केमिकल मैग्नेटिक होता है। विच टू इफेक्ट सिग्निफिकेंटली
व्हेन करंट फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ दो इफेक्ट होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है और एक आपका थर्मल होता है। क्योंकि थर्मल की वजह से आपका हीट होता है कंडक्टर, और मैग्नेटिक आपकी जो कंडक्टर होता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। लुमिनस नहीं होता, कंडक्टर ग्लो तो नहीं करता ना। 89 है, व्हेन एसी फ्लो थ्रू रजिस्टर द करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज होते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ इंडिकेंडिसेंट बल्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 91, इंडिकेंडिसेंट बल्ब कैन वर्क ऑन बोथ एसी एज वेल एज डीसी। देन एमसीक्यू नंबर 93 है, फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर्म फैक्टर इज़ अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द मीन वैल्यू। 94 है, इन एसी सर्किट द करंट एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट ऑफ, ये जो करंट होता है एसी सर्किट में वो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। 95 है, पावर फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्योंकि होता है ये प्योरली ट्रांसफार्मर इज़ अ प्योरली इंडक्टिव लोड, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट नेसेसरली वैलिड फॉर एसी करंट, तो ये ऑप्शन बी है, इज़ सूटेबल फॉर चार्जिंग बैटरीज। 100 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच विल ड्रा लीस्ट करंट, तो ये 40 वाट लैंप है। एमसीक्यू नंबर 103 है, व्हाट वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज विल प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर एज 150 वोल्ट पीक साइन वेव। अब यहाँ पे उसने पीक लिखा है, ठीक है। अब ये भी एक फार्मूला याद रख लें कि जब भी एसी का कोई भी क्वांटिटी लिखी हो और उसके साथ उसने कुछ ना लिखा हो कि ये आरएमएस है, पीक है, तो आप उसको आरएमएस कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ है। अगर हमें कहीं भी पीक वैल्यू हमें उसकी लिखनी हो एसी की, तो हम साथ पीक का लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम पीक का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आरएमएस कंसीडर होगी। तो जब भी पीक वैल्यू एसी की हमने लिखनी हो तो उसके साथ वी पीक लिखते हैं या पीक साइन वेव लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो डीसी की वैल्यू होती है वो आरएमएस के साथ तो डीसी मैच करती है, लेकिन पीक के साथ मैच नहीं करती। तो इसको जब हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे आरएमएस में, तो 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आरएमएस आता है। तो इसका मतलब है अगर 106 वोल्ट एसी के हों तो डीसी के बराबर वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद MCQs नंबर है 109, इन एसी सर्किट द एसी मीटर मैयर, जो एसी मीटर मैयर करते हैं वो आरएमएस वैल्यू करते हैं। 110 नंबर MCQs है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक इज़ एयर कोर टू कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एनटीएस में आ जाता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, उसमें क्या होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में जब हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वो मेगा हर्ट्ज़ में होती है। तो जो आपकी XL है वो 2πfL के बराबर है, मतलब आपकी जो XL होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हम उसमें जो वो कोर यूज़ करेंगे तो उसमें एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से हम जो चोक यूज़ करते हैं उसमें कोर यूज़ करते हैं, वो एयर कोर यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL है वो कम से कम रहे। 111 नंबर MCQs है, हॉट वायर एम मीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ, ये एसी और डीसी दोनों का यूज़ करते हैं, क्योंकि हॉट वायर एम मीटर में हम हीटिंग का इफेक्ट यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि एसी और डीसी में हीटिंग सेम होती है, तो इसलिए ये जिसका करेक्ट आंसर ए है, ये एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दैन MCQ नंबर 115 है कि आ चोक कोयल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग करंट इन, ये एसी सर्किट में यूज़ होती है। अगर आपको पता हो तो ये जो ये आपके LED एनर्जी सेवर हैं, इनसे पहले जो है वो ट्यूब लाइट होती थी, उसके लिए एक चोक यूज़ करते थे। तो चोक बेसिकली क्या काम करती थी, वो मोमेंटरीली जो है वो एसी वोल्टेज को स्टेप अप करती थी। वो स्टेप अप किस लिए करते थे कि उसमें, क्योंकि आमतौर पे हम गैस यूज़ करते थे उस रॉड में, तो उस गैस को आयोनाइज करने के लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए होते थे। 220 वोल्ट में जो अब इतने वोल्ट नहीं होते कि वो उसको आयोनाइज कर सके, तो उसको हम केवी में लेके जाते थे। जब वो आयोनाइज हो जाते थे एक दफ़ा, तो उसके बाद आपकी जो लाइट थी वो 220 पे चलना शुरू कर देती थी। तो उस वजह से हम जो है वो चोक सिर्फ एसी में यूज़ करते थे, क्योंकि एसी को ही हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी को इतनी इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है, हांडा का। तो इसमें अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, कोई MCQ समझ नहीं आया, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसकी जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएँ। जिसमें यह है कि हमने काफ़ी सारे MCQ इसमें स्किप किए हैं,
जो कि एनटीएस के हिसाब से जो है वो या टेस्टिंग के हिसाब से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम जस्ट इसलिए इसके इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल कवर किए हैं इसमें, और मेजरली जो है वो थ्योरी बेस्ड जो एमसीक्यूज़ है वो कवर की, क्योंकि इसमें जो है वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज़ आते हैं, न्यूमेरिकल बेस नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।